नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 नवंबर यानी आज राजनांदगांव में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किए। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह करीब 10 बजे राजनांदगांव के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिए और वहीं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किए। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किए। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:10 से राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक कार्यपालन के जनसंवाद कक्ष का उद्घाटन भी किए और कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का निरीक्षण भी किए। कार्यक्रम के दौरान वो दोपहर करीब 12:30 बजे रायपुर लौट गए। वहीं पेशा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना पुलिस का कर्तव्य है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2023 से पेशा के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो गया है। पेशा सामाजिक समरसता के साथ धरती पर उतरेगा और हमारे भाई बहनों को जिंदगी मिलेगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से संवाद किया और उन्होंने कहा कि पेशा के नियम के तहत प्रदेश की जनता को सुख समृद्धि मिल सकेगी और प्रदेश की सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जनता को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। किसानों के हित के लिए लगातार सरकार उनके लिए जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। कोई चीज हो वो तय करें। यात्रा आएगी तो सुरक्षा हम लोग देंगे। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। कानून अपना काम करता है। ना हम किसी को बचाएंगे ना हम किसी को फंसाएंगे, लेकिन जो कानून है, अगर शिकायत की है तो शिकायत की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना, ये तो ड्यूटी है पुलिस की। और मुझे एक बात से मुझे जरूर किसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे आश्चर्य लगा। ऐसी बातें ऐसे मामले में कैसे की जा सकती है? अगर कोई पीड़ित है और कोई बात कह रही है तो सुनना पुलिस की ड्यूटी है, जांच करना पुलिस की ड्यूटी है। आवश्यक हो तो कार्रवाई करना पुलिस का काम है। क्या हम नेता हैं या बड़े उससे आते हैं तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता? ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए मैंने पहले कहा कि सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, कानून अपना काम करता है। सरकार किसानों की है। किसान कहेंगे हम सुनेंगे और समस्या का हल करेंगे। कुछ रहने दो ना यार। मुझे बड़ी खुशी है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीय दुनिया भर से मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आह्वान किया कि इंदौर आए मध्य प्रदेश के लिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बेमेतरा प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की और बैठक ली। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत लीना मंडावी, डिप्टी कलेक्टर एवं उप संचालक पंचायत विश्वास राव महस के उपस्थित रहे।
वहीं ज्ञात हो कि इस वर्ष महात्मा गांधी की जयंती के दिन से जिले के प्रत्येक विकास खंडों में 2-2 रीपा विकसित किए जा रहे हैं। सलाहकार शर्मा ने साझा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम राखी में दुग्ध प्लांट स्थापित करने के सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने राखी गौठान का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ग्राम राखी जोबा के आसपास प्रतिदिन लगभग 300 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इस दिशा में कृषि पशुधन विकास विभाग के अधिकारी आवश्यक पहल कर रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पशुओं को लेकर एक नई रणनीति बना रही है कि किसी भी तरीके से जो उनके गोबर हैं, चाहे उनके मूत्र हो, उनका सदुपयोग हो सके और किसानों को भारी लाभ मिल सके। वहीं छत्तीसगढ़ के साझा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुक पहुंची क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जहां पर नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया। उसके बाद सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया और पूर्व विधायक पर जमकर प्रहार किया। वहीं आने वाले 2023 के चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील भी की है। उक्त अवसर पर खैरागढ़ पूर्व विधायक गिरवर जंघेल के अलावा काफी संख्या में क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। धान खरीदी उपकेंद्र का उद्घाटन करने आया था। किसानों से चर्चा किया। किसान बड़े प्रसन्न हैं। किसानों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना है और मैं ऐसा समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है जो किसानों को इतना पैसा दे रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत है उत्तर प्रदेश, वहाँ 1000 में धान लेने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार है जो किसानों की मदद कर रही है, किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र खोल रही है। आज लुक में उसी का उद्घाटन था। मैं अपने किसान वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहतरीन कार्यों में से एक किसानों के लिए सर्वे सुविधा और कुटीर भवन है। गुरूर विधानसभा में भेंट मुलाकात के दरमियान किए गए घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए सोचते हैं और करते भी हैं, चाहे कर्ज माफी की बात हो या फिर बिजली माफ की बात हो, और बिजली को उन्होंने हाफ भी किया है। अब इसी सिलसिले में जिले के गुरूर ब्लॉक पर विभिन्न धान खरीदी केंद्रों, सोसाइटी में गोदामों और कुटीर किसान भवन का निर्माण किया जाएगा। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत धान उपार्जन केंद्र में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यशस्वी विधायक संगीता सिन्हा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पहचाना जाता है, जहां कई केंद्रों में भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सबके लाडला भूपेश बघेल ने उनके अनुशंसा पर किसान भवन के लिए 13 लाख की स्वीकृति दी है। धान खरीदी के बाद रख रखाव समेत अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। कुटीर भवनों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार किसानों को लेकर पहल कर रहे हैं और किसानों की धान खरीदी से लेकर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके मंत्री और विधायक लगातार किसानों से जनसंवाद भी कर रहे हैं। वहीं जगह जगह जाकर किसानों से मिल रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो ये माना जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, उनके अधिकारी लगातार किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों से संवाद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। किसान कुटीर योजना जो है, आज हम लोग ने भूमि पूजन किया है और ये लगभग 13 लाख लागत पे बनेगा और ये सभी विधानसभा में और सभी जितने भी सोसाइटी वहाँ अक्सर दिया जा रहा है। और ये माननीय भूपेश बघेल जी की सोच ये है कि किसान भाई लोग कैसे उनको सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। लोग अपने धान को बेचने के लिए आते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और यहाँ किसान कुटीर में सर्व सुविधा उपलब्ध है। इसमें शौचालय भी रहेगा, सभी प्रकार की सुविधाएं रहेगी
और ये माननीय भूपेश बघेल जी की योजना है कि हमारे किसान भाई कहीं परेशान मत हो, सभी को बहुत अच्छी से सब्जी सुविधा उपलब्ध हो। भूपेश बघेल जी की जब से सरकार आई है तब से लोग बहुत जागरूक हुए हैं, खासकर किसान भाई लोग, और महिलाएं भी जागरूक हुई हैं और हमारा जो छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ा है किसानी क्षेत्र में। आज पंचायत आते हैं, इसमें सभी किसान अलग अलग हिसाब से अपने अपने बेचने के लिए आते हैं। उस हिसाब से सुविधा किसान कुटीर बन जाता है ना, तो किसानों को रुकने में सुविधा अच्छी होगा, धूप नहीं होगा और छांव में आराम से बैठ सकेंगे। की योजना बहुत अच्छी चल रही है। जो भी योजना हमारे भूपेश सरकार किसानों के हित में अच्छे से काम कर रहे हैं और उससे हमारे किसानों को वहीं भूमि पूजन के बाद किसानों के लिए सरकार लगातार नए नए योजनाएं लेकर आई है और किसान कुटीर उद्योग को लेकर लगातार धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में जो बड़े नेता हैं वो किसानों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। वहीं किसानों को धान के उचित दाम देने की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ हमेशा रही है और आगे भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगी। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि और अमली जामा भी पहनाया है। क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के लिए सोचते हैं और करते भी हैं, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो या बिजली हाफ करने की बात हो। अब इसी सिलसिले में जिले के गुरूर ब्लॉक पर विभिन्न धान खरीदी केंद्रों और सोसाइटी में गोदाम और कुटीर किसान भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आज भूमि पूजन भी कर दिया गया है। वहीं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत धान उपार्जन केंद्र में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यशस्वी विधायक संगीता सिन्हा ने क्षेत्र में भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार अपने मंत्री विधायकों से अनुरोध कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं और उनसे संवाद करें, उनकी दिक्कतों को सुनें और किसी भी प्रकार की अगर उन्हें दिक्कत है तो उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पतरापाली स्थित जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन फटने से 5 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार घटना जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट पतरापाली के DRI 2 में हुई है। यहां गैस पाइपलाइन फटने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं घटना सोमवार शाम 4:45 की है। आपको बता दें कि अभी तक घायलों का नाम और उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस प्रशासन समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिसके बाद राहत बचाव कार्य को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट में ये आग लगी है जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं मजदूरों को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन भी उन्हें उनके परिवार को सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। सभी घायलों को जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि DRI 2 में उनकी इलाज होगी। आपको बता दें कि यहाँ गैस पाइपलाइन फटने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। घटना सोमवार शाम 4:45 की बताई जा रही है। अभी तक घायलों का नाम और उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं माना यह जा रहा है कि 5 में से 3 जो घायल हैं वो गंभीर स्थितियों में हैं और जो हैं 2 वो फिलहाल सुरक्षित हैं, जिन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं राहत बचाव कार्य के लिए भी और प्रशासन की तरफ से भी उन्हें पूरी सुविधा दिलाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी की तरफ से भी लगातार घायल मजदूरों को इलाज के लिए पूरी सुविधा दिए जाने और उन्हें खर्च उठाए जाने की भी बात कही गई है। और ये माना जा रहा है कि जिंदल स्टील जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए हैं। जिंदल में बताते हैं कुछ ऑक्सीजन की पाइपलाइन फटने से कुछ हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों के घायल होने की खबर थी। हमने TI से पता करवाया तो बता रहे हैं कि सभी खतरे से बाहर हैं, सबको कुछ चोटें आई हैं, किसी की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो जल्द ही मुझे लगता है कि उनका इलाज अभी जिंदल हॉस्पिटल में किया जा रहा है और जल्द ही उनको वहाँ से। वहीं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसमें 14 युवतियां शामिल हैं। आरोपियों ने अब तक 71 लोगों से 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। इससे युवतियों को जमानत मिल गई है। वहीं बाकी 8 आरोपियों को पुलिस रायगढ़ लेकर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये जो आरोपी हैं लगातार अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये लगातार ठगी करते हैं। ऑनलाइन ठगी, लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल, कपड़ा, मशीनरी चीज़ें देते हैं और जिसमें ये उनसे पैसे लेते हैं, उसके बाद उन्हें डुप्लीकेट मटेरियल सौंपते हैं। तो ये ऑनलाइन ठगी के मामले में करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए और जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 71 लोगों से 1 करोड़ रुपए की फ्रॉड का उजागर किया। वहीं लाखों की ठगी का भी अंतर्राज्यीय गिरोह के नाम से पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। माना यह जा रहा है कि ये जो 22 लोग हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और तमाम अलग अलग राज्यों के भी कुछ लोग हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसके बाद इस ठगी गिरोह का पर्दाफाश हो पाया है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस भी छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ कदम चाल मिलाई और जिसके बाद ये बड़े कांड का पर्दाफाश हुआ। सभी की जानकारी में है कि साइबर जो अपराध है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोगों ने भी एक स्पेशल अभियान चला के पिछले हफ्ते हमारी कई सारी टीम जगह जगह रवाना की थी, जिसमें से एक टीम दिल्ली गई थी, कुछ टीमें झारखंड गई थी, जामताड़ा और गिरिडीह, और उन्हीं के कुछ पार्ट जो टीमें थी वो बंगाल भेजी गई थी। तो बंगाल की जो टीम है, बाकी और टीमों को भी सफलता मिली है। बंगाल की टीम को सबसे बड़ी सफलता मिली है कि उन्होंने एक जो साइबर कैफ़े की तर्ज पर पूरे 2-3 रूम लगा के और बड़े कोऑर्डिनेट तरीके से लोग अपने मोबाइल रखते हुए, पूरा स्टाफ लगाया हुआ था 22-25 लोगों का, उनके साथ में मिलके जो काम करे तो उसका भांडाफोड़ करने में हमारी पुलिस को सफलता मिली है। CSP रायगढ़ अभिनव के नेतृत्व में वो टीमें वहाँ गई थी और रफली 22 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये अभी तक का डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा साइबर में सफलता मिला है। हमने अभी तक जो चेक किया है उसके हिसाब से 71 क्राइम्स अभी तक मिले हैं और रफली 8 स्टेट में 71 क्राइम। और अभी तक जो हम आंकड़ा आया है, हमने कुछ घंटे ही देखा है अभी तो, जो उनकी डायरियों का मिलान किया है, जिसमें 95 लाख से ऊपर का फ्रॉड अभी तक सामने आया है। हमारे यहाँ पुसौर में FIR की गई थी। इनका मोडस ऑपरेंडाई ऐसा रहता था कि ये बहुत ही रैंडम नंबरों पे कॉल करते थे। 22-23 लोग रहते थे और हर आदमी का टारगेट होता था कि हर दिन 250 के आसपास उसको कॉल करने हैं। तो रफली 5000 कॉल हर दिन किए जाते थे। उनमें से इनका बताना है कि 500-700 कॉल जो सक्सेसफुल होते थे, कई बार मल्टीपल कॉल्स भी किए जाते थे, उनको फिर ये फंसाते थे, उनसे धीरे धीरे पैसा लेते रहते थे। तो डेली का ही रिकॉर्ड कई लाख में जाता था इनका इकट्ठा करने का और कई सालों से ये रैकेट इनका चल रहा है जो अभी तक बस्ट नहीं हुआ था। और इसमें जो हमारा अंदाज़ा है, हो सकता है ये 5-10 करोड़ से ऊपर का इनका फिगर जाए अगर 10 साल का हम देखते जाएंगे। और वह CDR 1 साल का ही मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करें इनकी डायरियाँ, इनकी और अकाउंट्स हैं, उनके जो डेटा मिलेंगे अकाउंट्स में कहाँ कहाँ से पैसा आया है, वो कहाँ डाइवर्ट हुआ है, उसको हम देखते जाएंगे तो हमको। वहीं सूरजपुर जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रा में छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया, जहां संसदीय सचिव परसनाथ रजवाड़े ने शिरकत की। वहीं संसदीय सचिव ने 52 छात्राओं को और पांडो जनजाति के 6 छात्रों को साइकिल वितरित किए। छात्राओं के आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए CC सड़क निर्माण और वहीं स्कूल में शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की स्वीकृति की भी घोषणा की है और ये माना जा रहा है कि इससे छात्राओं को लाभ मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार और वहां की बावन छात्राओं का वितरण हुआ और 6 विशेष जनजाति पंडो लड़कियों को हुआ। इस तरह से कुल 58 साइकिल वितरण हुआ आज। और इस साइकिल वितरण के तहत काफ़ी दूर दूर से जो बच्चे आते थे उनको सुविधा होगा और समय की बचत होगी। लोग समय पर स्कूल पहुंच पाएंगे और समय पर घर पहुंच पाएंगे। इसका लाभ गार्जियन को भी मिलेगा, कुछ को भार कम पड़ेगा, आर्थिक रूप से साइकिल देने से बचेंगे। जहां तक बात रही
यहाँ के स्कूल की सुविधा के लिए तो बच्चों के स्टाफ के द्वारा मांग किया गया था शेड निर्माण के लिए। चबूतरा बना हो उसमें शेड बन जाता तो किसी भी कार्यक्रम करने में सुविधा होगी, टेंट वगैरह हो सकता नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए घोषणा हुआ। और स्कूल से रोड तक के लिए सीसी रोड, जिसकी स्वीकृति के लिए मैंने बोला है और उसको जल्दी से जल्दी देंगे ताकि लोगों को बरसात से पहले रोड बन जाता तो कीचड़ नहीं होता, कीचड़ से बचेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहुचर्चित कारोबारी अजय गुप्ता हत्याकांड और लूट मामले में मंगलवार को कोर्ट ने 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल की कोर्ट ने सुनाई गई है। पकड़े जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया है। आरोपियों ने लूट करने के इरादे से कोल्ड स्टोरेज धर्मकांटा में घुसकर कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपियों को 4 साल बाद सजा हुई है। हालांकि कारोबारियों के परिवार ने मृत्युदंड की मांग की थी। इसमें 7 आरोपी थे और 7 और आरोपी 4 साल से जेल में हैं और आज उनका फैसला हुआ है। क्या हुआ है? किस सा- तरह सा- की बहस हुई? मैं 7 आरोपी को बहस हुई थी मृत्युदंड पे, लेकिन जज साहब ने उसको आजीवन कारावास की 7 को सजा दी है अलग अलग धाराओं में। देखिए, मामला क्या था? मामला ये था बोड़ापुर पर सुदर्शन कोल्ड स्टोरेज में इन आरोपियों ने लूट की थी और उसके अजय गुप्ता की है ना मर्डर किया था और करीब 50 लाख रुपए की लूट की थी वो। सबूत और गवाह इसमें मुख्य लाने में महत्वपूर्ण रहे, कड़ी साबित हुए। हाँ, क्या महत्वपूर्ण, क्या साक्ष्य ऐसे महत्वपूर्ण कड़ी थी कि इनके वीडियो फुटेज थे, ये लोगों की मौजूदगी वहाँ पर पाई गई है और जो फिंगरप्रिंट थे उसकी जांच रिपोर्ट में भी इनका वो आया था, रिपोर्ट में भी इनका फिंगर आए थे एक मुलजिम के। आजीवन कारावास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं। हम तो चाहते थे कि इन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, इन लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। अपील करेंगे इसको लेकर? अब हम जजमेंट को देख के उसके बाद विचार करेंगे क्या करें। बाकी न्यायालय की मर्जी है। बाकी हम चाहते थे कि इनको इस जघन्य अपराध में कम से कम मृत्युदंड तो मिले, पर न्यायालय का जो भी फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं। बाकी आगे जो हमारे लॉयर की मर्जी होगी उनके हिसाब से आगे कार्रवाई की। घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? ये 4 साल पहले हमारे भाई को बोड़ापुर में कोल्ड स्टोरेज में इन्होंने लूट की थी और गोली मार दी थी, मैं उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये कैसे पकड़ में आया, क्या रहा? इनके सारे सीसी फुटेज मिल गए थे। बाकी पुलिस ने अच्छी मेहनत की थी, इसमें सारे क्लू जोड़े। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में 2.5 माह बाद अब सामान्य श्रद्धालुओं की भी गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल को जल अर्पित कर पाएंगे। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की भीड़ पर निर्भर करेगी। यदि श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है तो सामान्य श्रद्धालु निःशुल्क गर्भगृह में जाकर महाकाल को जल चढ़ा पाएंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। तकरीबन रोज 50 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा अभी तक केवल 1500 रुपए के टिकट पर 2 श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए 2 समय प्रवेश दिया जा रहा था। मंगलवार को दोपहर 3 घंटे हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब यह व्यवस्था भीड़ के दिनों को छोड़कर जारी रहेगी। मंगलवार को करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को स्पर्श भी किया है। चूँकि भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है, इस समय भक्तों की संख्या जो वीकडेज़ में 15-20 हज़ार हुआ करती थी, आज वो 80-90 हज़ार पहुँच जाती है। और वीकेंड पर मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार में जहाँ 50-60 हज़ार हुआ करते हैं, वो 2-2, 2.5-3 लाख तक पहुँच रही है। जब इतने भक्त आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तारतम्य में अभी पूरे महाकाल लोक और महाकाल मंदिर परिसर में लगभग 360 कैमरे हमारे लगे हुए हैं। 360 कैमरों को पूरा मॉनिटर करने के लिए हमारे 2 कंट्रोल रूम है और उसमें हमारी पूरी टीम लगातार बैठी रहती है, देखती है कहाँ पर यदि कोई एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम डायरेक्ट लगा हुआ है, कहीं पर भी कुछ लगता है तो सीधे अनाउंस करके बताते हैं। और हमारी जितनी सिक्योरिटी हैं और जो प्रभारी अधिकारी पूरे 7 जोन से हमने बांटे, सभी के पास में से वॉकी टॉकी है और वॉकी टॉकी से पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि रिस्पॉन्स सिस्टम हमारा पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग। आम श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था है सूर्य गर्भगृह में पहुँचने के लिए, तो इसका क्या समय रहेगा और किस समय आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे? देखिए,
गर्भगृह में जब हम भक्तों को लेके जाते हैं तो एक निश्चित संख्या तक ही गर्भगृह के अंदर लेके जाया सकता है। तो जिस समय पर जैसे कि आज दोपहर में दर्शनार्थियों की संख्या कम थी, तो जैसे दर्शनार्थियों की संख्या कम थी उस समय पर हमने भक्तों को गर्भगृह के अंदर लेके गए और वहाँ से दर्शन करा के बाहर लेके आए। तो जैसे जैसे जब हमें ये अवसर मिलेगा कि भक्तों की संख्या इस प्रकार है जिससे कि हम गर्भगृह में उनको लेके जा सकते हैं, तो जिससे कि उनको भी बहुत देर तक लाइन में खड़ा ना होना पड़े और अंदर की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलती रहें। जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा आने वाले समय में आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।